हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपीओ यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से संबंधित जो अब एग्ज़ाम जेपीएससी द्वारा लिए जाएंगे उससे संबंधित यहाँ पर बातें करेंगे। उस एग्ज़ाम से संबंधित जो आपके सवाल है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। ऑलरेडी मैंने आप सभी को सीडीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट दे दिया है, लेकिन अभी अपडेट देने के बाद इसके बारे में बात करने के बाद आप सभी के कुछ सवाल है जो यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। साथ ही मैं बात करूँगी यहाँ सिलेबस से रिलेटेड। ये भी सवाल पूछे गए थे, सिलेबस के बारे में भी बोला गया है कि मैम सिलेबस भी आप बता दो। तो यहाँ पर हम खासकर बात करेंगे सिलेबस से रिगार्डिंग, लेकिन इससे पहले सिलेबस को बताने से पहले मैं आप सभी के जो सवाल थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। तो जो सवाल थे उसमें से कुछ सवाल ऐसे थे कि जिसमें पूछा गया था कि जो अभी फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, जो मैंने आप सभी को अपडेट दिया था, जो सीडीपीओ एग्ज़ाम के बारे में बताया था वीडियो में अपने, तो उसी वीडियो में बहुत सारे सवाल आए हैं और बहुत सारे मैसेज भी आए कि जो सीडीपीओ एग्ज़ाम है जिसके लिए हमने पहले फॉर्म भर दिया है, जैसा कि आप सभी को बता दें ये 2023 में इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ था, एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था और उस टाइम भी फॉर्म फिल कराए गए थे। लेकिन इस बार फिर से अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग 29 तारीख यानी कि आपका जो 29 तारीख है यानी कि कल से इसके लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इससे संबंधित ये सवाल था कि जो पहले जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है क्या उनको इस बार भी करना है। तो और था इससे सवाल कि जो पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ था तो उसका जो करेक्शन डेट है वो जारी होगा या कि नहीं, क्योंकि पहले जिन्होंने 2023 में फिल किया था तो उनसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, उनको अपने फॉर्म में जो वहाँ पर करेक्शन करना है, तो उससे रिलेटेड बातें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट कब होगा, करेक्शन डेट जारी होगा या नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जैसे कि इस एग्ज़ाम को भरने के टाइम पहले जो भराया था सारी चीज़ें हो चुकी है, फ़ी पेमेंट वगैरह बहुत लोग ने सारे प्रोसेस कर लिए हैं, तो क्या इनको इस बार भी फिर से भरना होगा या फिर से भरना होगा, फिर से फ़ी पेमेंट करना होगा, इससे रिलेटेड संबंधित सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये जो करेक्शन होगा या नहीं, जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं या इस एग्ज़ाम के भी कोई करेक्शन डेट जारी नहीं किया गया है, कोई करेक्शन के बारे में बात नहीं की गई है। 2023 में जो फॉर्म फिल किया गया था उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, तो क्या करना है क्या नहीं उनको समझ नहीं आ रहा। तो जैसे कि अभी करंट जेपीएससी ने नोटिफिकेशन में बताया है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, पूरी सारी नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने दो बार क्लियर किया आप सभी को। 64 पदों के लिए है, वुमेन के लिए 50% यहाँ पर आरक्षण है, यानी कि 64 अगर वैकेंसी है तो 32 वुमेन्स के लिए सीट है, रिजर्व है। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो 29/4/2024 से स्टार्ट होगी और 20/5 यानी कि 20 मई तक चलने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है यहाँ पर दी गई है, जो करंट अभी अप टू डेट जो नोटिस आई है वो मैंने आप सभी को दे दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक नंबर पे आप ध्यान देना, पहला तो 4th नंबर पे आप ध्यान देना। यहाँ पर बोला गया है कि विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी, तो यानी कि जो 2023 में जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था वही प्रोसेस चलेगा, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए न्यू स्टार्ट हुआ है पोर्टल, और साथ ही जो आपका एज लिमिट से संबंधित यहाँ पर डेट दी गई है वो यहाँ पर मान्य रहेगा। और यहाँ पर आप देखोगे 5 नंबर बोला गया कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन्होंने पहले आवेदन कर रखा है एप्लीकेशन फॉर्म 2023 में 2023 में जिन्होंने फिल कर लिया है ऑलरेडी, तो उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी अपडेट होगा तो जेपीएससी ज़रूर डालेगी। अगर करेक्शन डेट उनको जारी करना होगा तो वो भी अपडेट वो बताएगी, क्योंकि इस फॉर्म से भी अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो तिथि इन्होंने दिया है इसमें भी उन्होंने कोई करेक्शन डेट की बात नहीं कही है, कहीं पर भी इन्होंने करेक्शन डेट की बात नहीं की है, सिर्फ इन्होंने फर्स्ट डेट एंड स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट की बात कही है। यहाँ पर इन्होंने किसी तरह की कोई करेक्शन डेट की बात नहीं की है। और बात रही पिछले 2023 में भरे गए फॉर्म की, तो इससे रिलेटेड भी अपडेट उन्होंने यहाँ नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो पहले भर चुके हैं उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने भरा होगा उनके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, तो उनको ज़रूरत है नहीं, फॉर्म की कॉपी होगी। आप चाहोगे तो 2024 या 2024 में जो अभी आई है वैकेंसी, उसमें भी आप उसी को ही अप्लाई करेंगे, उसके रिगार्डिंग ही आपका जो फॉर्म है वो फिल माना जाएगा। अगर आप दोबारा से भरते हो तो आपको दोबारा से जो प्रोसेस है 2024 का उसे अप्लाई करना होगा। अगर दोबारा से भरिएगा तो आपको फ़ी वगैरह दोनों देनी होगी। ठीक है,
लेकिन आपने पहले ही अगर सारी प्रोसेस कर ली है तो आपका वही एप्लीकेशन फॉर्म मान्य होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट जेपीएससी ने अभी तक नहीं दिया है, तो खुद से कुछ भी मैं नहीं बोल सकती। अगर करेक्शन डेट जारी करती है, अगर कोई भी अपडेट आती है, तो मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड ऑलरेडी कर देती हूँ अपने इसी चैनल पे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है 2024 में, कल से यानी कि 29 अप्रैल से भरे जाएंगे और 20 मई तक भरे जाएंगे। और इन्होंने कोई भी और जो एज लिमिट के बारे में बात की है, जो एज लिमिट की जो तिथि है, जो डेट होता है, कैसे आपको गणना करना है, कहाँ से कहाँ, मिनिमम मैक्सिमम, तो वो बता दिया है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो यथावत रहेंगी। 2023 की जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो इस नोटिस के अनुसार मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनको भरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है उनके लिए जो इस फॉर्म में इंटरेस्ट रखते हैं, इस एग्ज़ाम में इंटरेस्ट रखते हैं, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पहले वाले भी भर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक किया है, कोई करेक्शन डेट जारी होगा या नहीं होगा, तो आप अगर दोबारा से फॉर्म भरते हो तो आपको जो एप्लीकेशन में जो फ़ी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जो है वो आपको देने होंगे। और अगर आप दोबारा अप्लाई करते हो तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि जो ईमेल आईडी है एंड फ़ोन नंबर उसे चेंज करके आप डालो, ताकि आगे की प्रोसेस में कोई भी फेरबदल हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अपनी ही ईमेल आईडी, अपने ही फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करें आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। तो सारे लोगों से मैं बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए तो अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, अपना जो पर्सनल फ़ोन नंबर है वो दीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अभी जो 2013 में एडवर्टाइजमेंट आई थी, क्योंकि फॉर्म में जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, उसमें जेपीएससी ने बोला है कि सारी जो शर्तें हैं, नियम है, वो यथावत रहेंगी। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आपका 2023 में जारी हुआ था वही सारे रूल रेगुलेशन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखा होगा आप सभी ने कि पोस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं है। जो 2023 में जो 64 पदों के लिए आई थी, यहाँ पर भी वही पदें, ना घटी है ना बढ़ी है। जो आरक्षण 50% जो वुमेन को 2023 में दिया गया था एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें चलने वाली है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर रखी है, लेकिन आप सभी पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इस वजह से मे बी आप सभी मिस कर जाते होगे। तो किसी ने मुझसे एज लिमिट के बारे में बात की थी कि वुमेन का एज क्या होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम तो सभी के लिए 22 वर्ष है, और जो वुमेन के लिए यहाँ पर मैक्सिमम की बात की जाए, यानी कि अधिकतम की, तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ फिर से। आप ज़रूर से पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ आप सभी को वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो एज लिमिट की बात पूछी गई थी, क्वेश्चन किया गया था, इसलिए मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। तो मिनिमम सभी के लिए 22 वर्ष है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, मिनिमम सभी के लिए 22 वर्ष है। लेकिन मैक्सिमम की जहाँ तक बात है, यहाँ पर मतलब अनरिजर्व वालों का 35 वर्ष, जहाँ पर पुरुष है, सिर्फ जो पुरुष है, मेल है, उनके लिए 35 वर्ष है, विकलांगों के लिए 45 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 यानी कि BC 1 BC 2 के लिए जो अधिकतम सीमा है, उम्र सीमा, वो 37 वर्ष है, और विकलांगों के लिए 47 वर्ष है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पर महिला, जिसमें महिला में आपका अनरिजर्व भी आती है, BC 1 भी आती है एंड BC 2, ठीक है। BC 1 BC 2 और अनरिजर्व जो महिला है, महिला की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर। थर्ड नंबर ध्यान से देखिएगा, तो उनका है 38 वर्ष, जो मैक्सिमम है। अधिकतम आपका 38 वर्ष के अंदर होना चाहिए, या 38 वर्ष होना चाहिए, या 38 वर्ष के अंदर। 38 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आप नहीं भर सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। और जो विकलांग है, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए 48 वर्ष है, ठीक। ये बात हुई थी 38 ईयर्स आपका जो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरीज में आती है, BC 1 BC 2 में आती है, उन महिलाओं की। अब फोर्थ नंबर यहाँ पर देखिएगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों, यानी कि अनुसूचित यानी कि ST SC, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों शामिल है, उनकी जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम वर्ष 40 वर्ष, और विकलांगों के लिए 50 वर्ष। यहाँ पर EWS वालों की बात हो रही है, जहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसमें आपका जो महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ EWS लिखा गया है, आर्थिक और रूप से कमजोर वर्ग। उनका जो अधिकतम वर्ष होगा 35 वर्ष, और विकलांगों के लिए 45 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को एज भी क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। मैंने आप सभी को बता दिया करेक्शन डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक है। और जो पिछले बार जिन्होंने फॉर्म भर रखा है यानी कि 2023 वाले एडवर्टाइजमेंट के साथ जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो उनको यहाँ दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, और देखते हैं आगे जेपीएससी कोई अपडेट देती है या नहीं इससे रिलेटेड, करेक्शन डेट से रिलेटेड, क्योंकि अभी भी जो अपडेट उन्होंने एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट किया उसमें कोई करेक्शन डेट मेंशन नहीं किया है। अगर आप सभी को ऐसा फील होता है कि कोई करेक्शन डेट जारी नहीं होता है तो अभी टाइम है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी 20 मई का टाइम दिया गया है। अगर इस बीच अगर आपका 10 मई के आसपास अगर कोई नोटिफिकेशन आता है करेक्शन डेट से रिलेटेड तो ठीक है, नहीं तो आप इस एप्लीकेशन इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर अच्छे तरीके से आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये एग्ज़ाम देना, तो आप फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, जहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है एंड जो फ़ोन नंबर है वो आप चेंज करके डालना, जो पहले आपने डाला था वो ना डाल के वहाँ पर चेंज करके डालना, ताकि आगे जाके अगर कोई रिजेक्शन लिस्ट जारी होता है या कुछ भी जारी होता है तो उसमें आपका जो रिसेंट का जो फॉर्म भरा हो आपने अच्छे तरीके से, जहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं हो, तो वो आपका मान्य हो, और जो पहले वाला हो अगर वो रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप फिर से अप्लाई करोगे तो यहाँ पर सारी प्रोसेस अप्लाई करोगे तो सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पर फ़ी भी आपको लगेगी जो फ़ी यहाँ पर डिसाइड किया गया। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी भी मैं आप सभी को क्लियर कर ही देती हूँ, जो एप्लीकेशन फ़ी है कितना चार्ज होगा यहाँ पर वो भी मैं आप सभी को बता दूँ। वैसे तो जो यहाँ पर जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 600 रुपये है, और जो आपका ST SC है उनके लिए 150 है शायद, ठीक है। वो भी मैं आपको सभी को दिखा देती हूँ यहाँ पर क्लियर तौर पर। देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं 600 रुपये आपका, जो आपका जनरल वाले हैं, जो BC1 है BC2 है, साथ ही EWS 600 है, प्लस जो बैंक चार्ज लगता है वो अलग से, और 150 रुपये आपका ST SC कैटेगरीज वालों का है, ठीक। अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर ले, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आप सभी को इस नोटिस का अकॉर्डिंग। 8 नंबर पर आप देखोगे जो प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा का स्वरूप, तो जो सिलेबस है वो हम जेपीएससी से कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वो भी मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके बता दूंगी, ठीक है। यहाँ से आप जो पीटी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस यहाँ से आप ले सकते हो, क्योंकि पीटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है यहाँ पर इन्होंने क्लियर करके दे दिया है, टॉपिक वाइज दे दिया है कि कहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम का है यहाँ पर उन्होंने क्लियर तरीके से नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में है, और कल मैं आप सभी को जब इससे रिलेटेड जो वीडियो लाऊंगी CDPO जेपीएससी CDPO से रिलेटेड, तो मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, वो मैं आप सभी को बताते हुए वहाँ पर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर ले तो पीटी का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो। प्रारंभिक परीक्षा के 2 पत्र जो वास्तुनिक होंगे एवं प्रत्येक पत्र 100 अंक के होंगे, जिनका पूर्णांक 200 अंकों का होगा। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला है पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू, ठीक। और पीटी में आपका 2 पेपर होगा, जिसमें जनरल पेपर होगा, यानी कि जनरल आपका पेपर होगा 1, जनरल पेपर 2, यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2। यहाँ पर आप देख सकते हो पीटी की बात हो रही है अभी, ठीक। पीटी एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, जो यहाँ पर पेपर 1 है और एक पेपर 2 होगा सामान्य अध्ययन, और दोनों पेपर में 100 अंक के होंगे, यानी कि पेपर 1 भी 100 अंक का होगा, पेपर 2 100 अंक का। तो पीटी एग्ज़ाम आपका 200 का होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का होगा। और पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर 1 में जो पढ़ना है भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो एक तरह से बोला जाए कि जो आप जो पीटी या जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम देते हो, फिर जो भी आप अगर जेपीएससी दिया है आपने कोई भी, या जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आराम से आपका पीटी निकल जाएगा। और पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर देख सकते हैं। जो पीटी एग्ज़ाम में पेपर 1 जनरल पेपर 1, जनरल पेपर 2 है, तो जनरल पेपर 1 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इतिहास, भूगोल, जो राजनीतिक है वो राज्य व्यवस्था है, और झारखंड से रिलेटेड यहाँ पर ये झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पूछा जाएगा। पेपर 2 में आपका राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान, इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है एवं सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है, ठीक है। सामान्य मानसिक क्षमता है, यानी कि आपका तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि जो रीजनिंग का पोर्शन है वो पूछा जाएगा। सामान्य
विज्ञान। तो यहाँ पर मोटा मोटी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आराम से आप पीटी निकाल सकते हो कि सारे झारखंड में, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी का जो अभी इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, या कोई भी एग्ज़ाम जेपीएससी द्वारा होती है या जेएसएससी द्वारा होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें एकदम कॉमन होती है। तो आपका जो पीटी का जो सिलेबस है वो ये रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग पार्ट में से आपका तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता रहेगा, सामान्य विज्ञान में जिसमें सिंपल से क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे पीटी एग्जाम में। झारखंड के इतिहास, भूगोल, झारखंड की नॉलेज जो होगी, करंट अफेयर वगैरह जो अपडेटेड होगा वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती ही है, तो आप आराम से इसे कर लोगे। और यहाँ पर पीटी एग्जाम से रिलेटेड कुछ नोट है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर उसे भी पढ़ लेते हैं। तो दोनों प्रश्न पत्र वास्तविक प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा, उसे आपको टिक करना है। प्रश्न का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी में होगा, ठीक है। 2 लैंग्वेज में आते हैं ऑलरेडी, एक साइड इंग्लिश होती है, एक साइड हिंदी होती है। और प्रत्येक पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि पेपर 1 प्रत्येक पत्र बोला जा रहा है, यानी कि पीटी में जो आपका 2 पेपर है, दोनों पेपर में आपको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक पत्रों में 20 मिनट अतिरिक्त दिए होंगे। तो यानी कि जो दृष्टिहीन है उनको, जैसे कि पेपर 1 में आपको 2 घंटा मिला, पेपर 2 में आपको 2 घंटा मिला, और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, दृष्टिहीन है, असक्षम नहीं है, उनके लिए 20 मिनट इसमें दिए जाएंगे, फिर इसमें 20 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बताया है। तो पीटी का जो सिलेबस है वो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही बता दिया है क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपने तैयारी की है झारखंड से रिलेटेड किसी भी, यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ, तो आपको ये जो पीटी एग्जाम है आप इजीली क्रैक कर लोगे, आराम से निकाल लोगे, क्योंकि सारे जो झारखंड में जेपीएससी द्वारा एग्जाम जो लिए जाते हैं, जो जेएसएससी द्वारा लिए जाते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 70-80% आपका पीटी सेम रहता है, तो आप आराम से क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। और थोड़ा रिविजन और अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए, और जो अभी करंट चल रहा है उसमें आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तो आराम से आप पीटी कर लोगे। और अब हम बात करेंगे मेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पर मेंस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन जो सिलेबस है उसे डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन जो सिलेबस है वो मैं आप सभी को डिटेल में अभी क्लियर कर दूंगी इसी वीडियो में। तो लिखित मुख्य परीक्षा हेतु निम्न विषय होंगे। तो पहला तो आपका हिंदी होगा 100, ये जो हिंदी पेपर होगा वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य है, यहाँ पर बता दिया गया है, ऑलरेडी मैंने पहले भी कल भी क्लियर किया था, ठीक। और जो हिंदी का जो विषय रहेगा वो 10th क्लास में जो हिंदी का सब्जेक्ट होता था, हिंदी ग्रामर हुआ या हिंदी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट था हमारा, उसके लेवल का होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन, यानी कि उसमें 2 पेपर होंगे सामान्य अध्ययन का, दोनों प्रत्येक जो होंगे 100-100 अंक के होंगे, ठीक है। तो और जो गा होगा वो आपका सेलेक्टिव जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, आपको इन सब्जेक्ट में से एक का यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। जैसे कि पहला दिया गया है गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। वैज्ञानिक वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। तो यानी कि ख नंबर जो सामान्य अध्ययन है वो भी 2 पेपर होंगे, जिसमें 100-100 नंबर के होंगे। और जो आपका चयनित विषय होगा, जो वैकल्पिक विषय है जहाँ पर आपको एक विषय चुनना है, तो उसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर 200-200 के होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हिंदी 100 होगा, ठीक। 30 आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, आप इसकी फिराक में मत रहना, जितना नंबर ला सकते हो ले आना क्वालिफाइंग होने, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें जिसका ज़्यादा होता है उसके अनुसार यहाँ पर किया जाता है। फिर उसके बाद आपका जो सामान्य पेपर है इसमें 2 पेपर होंगे, 2 पेपर, और दोनों जो पेपर है वो 100 अंक के होंगे, यानी कि एक पेपर 100, एक पेपर 100, तो पेपर 200 के हो गए, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर वैकल्पिक जो यहाँ विषय का जो आपको चयन करना है, जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। 2 पेपर होंगे, यही इसी चयन किए हुए एक सब्जेक्ट का आपको चयन करना है, उसमें से एक का, उसके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में एक पेपर का 200 अंक होगा और एक पेपर का 200 अंक होगा, तो टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पर 400, ठीक। पहला पेपर हिंदी का आपका ऐड नहीं होगा, पेपर इसका जो सामान्य अध्ययन है उसका ऐड होगा, यानी कि 400 आपका जो वैकल्पिक विषय का हो गया और 200 आपका जर्नल पेपर का हो गया, तो यहाँ पर 600 हो गया, ठीक। 600 हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू में भी आपके 50 अंक का इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पर आगे बताया गया, ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया, इतना क्लियर हो गया कितना कितना पेपर होगा और कितने कितने अंकों का होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसा कि मैंने कहा जेपीएससी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में है, और किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आप सभी को बता दूंगी। वैसे आप सभी होशियार है, आप सभी को सारी चीज़ें पता है। आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर होम पेज में जाकर आप जाओगे, साइड में आपको सिलेबस वाला पोर्शन दिख जाएगा, ठीक है। सिलेबस में आप क्लिक करोगे तो
8 से 10 शायद उन्होंने सिलेबस में डाले हुए हैं। तो फर्स्ट या सेकंड नंबर में आपको दिख जाएगा सीडीपीओ से रिलेटेड जो सिलेबस है मेंस एग्जाम का, तो वहाँ पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ फॉर्म में है, डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो कल मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगी, अपडेट लाऊंगी, आप सभी के सवाल क्लियर करूंगी, तो उसमें मैं आप सभी को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर देख लेना है आपको। और सेकंड में बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा लिखित मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चयन किया जाएगा। वैकल्पिक विषय का चयन के पश्चात वैकल्पिक विषय में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। वैकल्पिक विषय का चुनाव अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो वैकल्पिक विषय है उसका चुनाव एक ही बार करना है। पहले ही आप सोच समझ के चुनाव कीजिएगा, बाद में परिवर्तन करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मे भी जिस तरह से ये बताया जा रहा है तो हो सकता है कि करेक्शन डेट जारी ना किया जाए, डायरेक्ट इसके बाद रिजेक्शन लिस्ट जारी हो और डायरेक्ट जो अपना एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाए। आप 10 नंबर में देख सकते हो साक्षात्कार, तो यानी कि इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा के बाद अगर आप मुख्य परीक्षा आप पास कर जाते हो, निकल जाते हो, उत्तीर्ण हो जाते हो, तो उनको झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 50 अंकों का जो साक्षात्कार आयोजित किया गया, तत्पश्चात आयोग द्वारा अंतिम तो जो इंटरव्यू होगा वो 50 अंकों का होगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेधा सूची के अनुसार जो अंतिम निकलेगा रिजल्ट उसके अनुसार किया जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं मोटा मोटी मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और ये जो सिलेबस है आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सिलेबस वाले पोर्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो इस सिलेबस में सिर्फ मेंस एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो मेंस एग्जाम से आपको पता है मेंस एग्जाम में कितने पेपर होंगे। आपका जर्नल पेपर 2 होगा आपका, और जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो उसमें से भी आपका 2 पेपर होगा, यानी कि 4 पेपर के एग्जाम होंगे। ठीक है, पहले और एक आपका जो फर्स्ट जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी, उसके बाद आपका जो 2 आपका जर्नल पेपर है, फिर साथ में आपका जो विषय आप चुनोगे उसका 2 पेपर होगा। ठीक, टोटल यानी कि मेंस एग्जाम में 5 पेपर होने वाले हैं। तो हिंदी का जो यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस, जो क्वालिफाइंग पेपर है जिसके 100 मार्क्स के अंक होंगे, जिसमें 30 अंक लाना अनिवार्य है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड बता दिया गया। इस प्रश्न पत्र में झारखंड विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। ठीक है, अंकों का वितरण देख सकते हैं। निबंध में आपको 30, यानी कि जो मैट्रिक में आपने जिस तरह से हिंदी का एग्जाम दिया होगा बोर्ड एग्जाम में, सेम वही चीज़ है। जो निबंध है उस 30 अंकों का होगा, व्याकरण 30 अंकों का होगा, वाक्य विन्यास 25 अंक का होगा, संक्षेपण आपका 15 अंक का होगा। क्वालिफाइंग पेपर है, 30 नंबर आपको लाने हैं इसमें। लेकिन आप क्वालिफाइंग के चक्कर में मत रहिएगा, जितने मार्क्स अच्छे हैं आप पढ़े आप ला सकते हो तो ले आइएगा, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें जिनका ज़्यादा नंबर होता है उसके अनुसार से सिलेक्शन होता है। आगे यहाँ पर देखिएगा, अगर फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाओगे तो आपका जो सेकेंड पेपर है जिसका स्कोरिंग मार्क्स है वो भी आपका चेक नहीं होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो जर्नल पेपर है, जिसमें आपका 2 जर्नल पेपर है मेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जर्नल अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 के भाग निम्नलिखित पत्र होंगे। तो पेपर 1 जो है जनरल अध्ययन में, उसमें आपके ये सारे टॉपिक आएंगे। जैसे पहला है आपका भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। ठीक है, सेकंड नंबर देख सकते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो अभी चल रहा है करंट में, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्तर पर जो भी अपडेट होगा आप सभी का, वह सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लेना। और थर्ड नंबर देख सकते हैं सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, यानी कि स्टैटिकल एनालिसिस और ग्राफिक एंड डायग्राम्स, वो आपका होना चाहिए। पेपर 2 यानी कि जर्नल पेपर 2 की बात कर ले तो यहाँ पर बताया गया है जर्नल जो आपका सामान्य अध्ययन पेपर 2 है, उसमें आपको करना है इन टॉपिक्स में से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, और सेकंड है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, इंडियन इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक, और थर्ड नंबर जो है वो है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, यानी कि द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द साइंस ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये पढ़ना है आपको जो आपका मेंस में सामान्य अध्ययन पेपर 1 एंड पेपर 2। और यहाँ पर आपको मैं फिर से क्लियर कर दूँ, इसके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे और इस पेपर के लिए 100 अंक मिलेंगे। ठीक है,
100 नंबर के ये आपके क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपका सेलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको आपका गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण से आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना है। उसमें से आपको 200-200 अंक के दो पेपर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। जो पेपर 1 है, आगे देख सकते हैं, इस पेपर 1 से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसका जो टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लियर किया है, इसका भी जो टॉपिक वाइज है यहाँ पर क्लियर किया है। तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी कॉपी, हार्ड कॉपी लेकर आप स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना। तो अपने सामने रखे अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा। तो इसमें आप जो टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें क्लियर है, देख सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास, भारतीय संस्कृति अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना इस अपडेट से रिलेटेड। नहीं तो और भी चीज़ आपको और भी डिटेल में क्लियर करनी है सिलेबस, तो मैं उससे रिलेटेड आप सभी को समझाते हुए अलग से अपने तरीके से आप सभी को क्लियर कर दूंगी। आप सभी डाउनलोड करके यहाँ पर देख लेना ये सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर मोटा मोटी मैं अच्छे खासे आपको क्लियर कर ले रही हूँ, और ये डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा के भी रख सकते हो। नहीं तो और भी डिटेल में चाहिए तो मैं आप टॉपिक वाइज भी आपको क्लियर कर दूंगी अपने अंदाज में। और यहाँ पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट चयन करना है, जिसमें से आपको उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर पेपर 1 जो सेलेक्टिव विषय है, उसमें भी आपके 2 पेपर है, 200-200 अंक के। तो उसमें पेपर 1 में जो मनोवैज्ञानिक जो आप सेलेक्ट करोगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो मनोवैज्ञानिक का जो है वहाँ पर ये सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है पेपर 1 में। फिर पेपर 2 का भी यहाँ पर देख सकते हो। इसी सब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो मनोवैज्ञानिक को ही आपने सेलेक्ट किया है, यानी कि तो उसका पेपर 1 भी आपको देना होगा, पेपर 2 भी देना होगा। तो पेपर 1 का यहाँ पर है, पेपर 2 भी यहाँ पर दिया गया है सिलेबस, तो उसे आप देख सकते हो। इस तरह से अगर मैं इसे एक एक लाइन पढ़ने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो डाउनलोड आप कर लेना, और कोई भी डाउट होगा तो आप वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरह से, अगर नहीं हो रहा है आप सभी से डाउनलोड, आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से हम डाउनलोड करें इस सिलेबस को, तो मैं ऑलरेडी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। आप पूछो या ना पूछो, मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाजशास्त्र से जो सब्जेक्ट चुनेंगे, जो इस सब्जेक्ट को लेंगे, तो उनका पेपर 1 का यहाँ दिया गया है और पेपर 2 का भी दिया गया है, ठीक। और बात कर लेते हैं जो समाजशास्त्र का हो गया यहाँ पर। अब श्रम एवं समाज कल्याण से संबंधित जो सब्जेक्ट, अगर इस सब्जेक्ट को आप चुनते हैं तो उसका पेपर 1 यहाँ पर क्लियर दे दिया गया है टॉपिक वाइज। पेपर 2 भी यहाँ पर उससे रिलेटेड दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 2 भी यहाँ पर दे दी गया, औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण। आगे अब बात कर लेते हैं जो होम साइंस है, यानी कि गृह विज्ञान का है, तो उसका जो लास्ट में यहाँ पर दिया गया है, तो उसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश माध्यम से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो होम साइंस यहाँ ऊपर लिख दिया गया है। तो ठीक से आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है। ग्रुप ए यानी कि पेपर 1 के लिए है ये, और ग्रुप बी यानी कि पेपर 2 के लिए, जो होम साइंस जिन्होंने सेलेक्ट किया है, जिनको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, जो भी अपने जो आप विषय सेलेक्ट करोगे उनके लिए ये पेपर 2 के लिए, ठीक। क्लियर हो गया आप सभी को। और जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे, जो वैकल्पिक विषय लोगे, वो फर्स्ट टाइम ही आपको लेना होगा, सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि उसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने नोटिस में बोल रखा है, और मैंने क्लियर भी किया, आप सभी को दिखाया भी है। और अब जो इससे रिलेटेड वीडियो आएगी उसमें आप सभी के मैं डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि और मुझे अगर डिटेल बताना होगा इससे रिलेटेड आप सभी के, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। साथ ही जो सिलेबस आप किस तरह से जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड करोगे, वैसे आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो किस तरह से करना है वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और प्लीज़ जितना वीडियो आप शेयर कर सकते हो कर देना, और पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि हम बनाते ही इसलिए है ताकि आप सभी तक सारी चीज़ें डिटेल से अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ठीक। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।